लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। अब साहब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। मान्यवर शरीफुद्दीन शरीफ उन्होंने कहा मंत्री जी समझते हैं कि शायद इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लिहाजा मुसलमान लोगों ने भी खुद ही तबाही मचाई है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइए और जो उनके कब्जे किए हैं वो जमीनों बेचकर गरीब और तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करिए। इसके बाद श्री हमीदुल्लाह सैयद लक्षद्वीप से थे, उनका भी इसी टोन का भाषण है। और मान्यवर मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2013 का जो बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इसके विरोध में इनके समर्थकों ने जो कहा था मान्यवर ये है। और क्या होगा भाई इससे? पारदर्शी ऑडिट होगी, आज ऑडिट ही नहीं हो रही, रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सिस्टम नहीं है, वो होगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट जमा करनी पड़ेगी, ऑडिट होगी, कैग के रिटायर्ड ऑफिसर ऑडिट करेंगे और मान्यवर पारदर्शिता आएगी। इससे क्यों डरना चाहिए किसी को? पारदर्शिता से क्यों? और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि एक ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता, पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है, ग्रीवेंसेस जिसका भी हो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मान्यवर एक अफवाह और फैला रहे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पढ़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। मान्यवर इन्होंने मैंने पहले भी बताया मान्यवर, कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं बाद में बात करता हूं मान्यवर ये
मान्यवर, एक उपयोग के आधार पर वक्त की समाप्त। मान्यवर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से वहां प्रैक्टिस है। अब वो तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने घोषित कर दिया, वक्फ में रजिस्टर भी हो गया, अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस आज घोषित की जा सकती है क्या? अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखते होंगे, कब्रिस्तान होगा लोग देखते होंगे, दरगाह होगी तो लोग देखते होंगे, और घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अब अगर आप वक्फ घोषित करना है तो उसको ऐसे नहीं कर सकते मान्यवर, अधिकृत करना चाहिए। मान्यवर, जो दूसरा सुधार लेकर आए किरण जी, वो ही है कि धारा 36 में वक्फ संपत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अपील का प्रावधान वर्तमान में अधिनियम में ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये दृष्टिभ्रम खड़ा कर रहे थे गोगाई जी कि हाईकोर्ट में जा सकते। हाईकोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता, रीट के अधिकारों का उपयोग कर हाईकोर्ट में जा सकते हैं। सिविल सूट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है मूल मालिक को, आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रीट के जुडिक्शन बहुत सीमित है, हम सब जानते हैं कि ये सीमित कर दिया गया था, आप भी जानते हो, मगर आपको वोट बैंक चाहिए। मान्यवर, ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कैसे कैसे कानून आए हैं, मैं बता देता हूं सब। अभी कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे क्या कानून आ रहे हैं, सब किस प्रकार के कानून आ रहे हैं। मान्यवर, इसी सदन में नरेंद्र मोदी सरकार ही महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाई। इसी सरकार में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। मान्यवर, इसी सरकार में बजट जो आए, इसमें गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, 5 किलो अनाज, बिजली और घर दिए गए। मान्यवर, और कन्वर्जन कानून की बात करते थे और हंसते हंसते कहते थे कर्नाटक सरकार कन्वर्जन कानून लेकर आई है। सबसे पहला कन्वर्जन कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेकर आई, मगर उस वक्त कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलती थी, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती थी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे पहला कन्वर्जन के खिलाफ कानून कोई लाया तो कांग्रेस पार्टी लाई, और मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती है। मान्यवर, सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, कोई शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे मान्यवर। अपील का प्रावधान भी हमने आगे बढ़ाया, और गैर मुसलमानों के द्वारा दान की गई संपत्तियों पर, गैर मुसलमानों की दान की संपत्तियों पर वक्फ अधिनियम को हमने लगने से मना कर दिया। मानो उनके लिए चैरिटी कमिश्नर का कायदा है। ये प्रैक्टिसिंग इस्लाम, जो इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मान्यवर हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट को भी समाप्त कर दिया। मान्यवर, ट्रस्ट का नियमन करने का जो कानून होता है, जैसे चैरिटी कमिश्नर के कानून में कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। जहां क्लेसिस आते हैं,
वहां ओवरराइडिंग इफेक्ट होती है। यहां ओवरराइडिंग इफेक्ट इसलिए देगी कि आप जिसकी संपत्ति हड़पी जाएगी उसको कोर्ट से जाने से रोकना चाहते थे, इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट जो हमने मान्यवर निकाल दिया है। मान्यवर एक ऐसी चर्चा लेकर आए कि चर्चा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 में जो अमेंडमेंट बिल आया जिसके कारण ये बिल लाना पड़ा, वो बिल में कुल मिलाकर 5.4 घंटे चर्चा हुई थी, 5.5 घंटे दोनों सदन मिलाकर, और इस बिल में दोनों सदन मिलाकर 16 घंटे चर्चा हो रही है मान्यवर, 16 घंटे। इसके अलावे हमने डिमांड किया समिति बनाओ, समिति भी बनाई, 38 मीटिंगें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए, वक्फ बोर्डों की संख्या जो उपस्थित वक्फ बोर्ड भी हुए राज्यों के 25 हुए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि 15 राज्य सरकारों के आए, सांसद 8 हुए, विधायक विधान परिषद 7 हुए, और अध्ययन दौरे 3 किए गए, और अल्पसंख्यक आयोगों को भी 5 बुलाया गया। ये सबसे 92.68 लाख करीब 1 करोड़ सुझाव देश भर से ऑनलाइन आए, इसकी मीमांसा कर ये कानून बना है। आप ऐसे इसको खारिज नहीं कर सकते हो पूरी प्रक्रिया को। आप जो कर रहे हैं 5.5 घंटे की प्रक्रिया, ये बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और हम 16 घंटे चर्चा करते हैं कि चर्चा आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। ये सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहां चलती नहीं है, ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवर, वो जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वो रखेंगे। मान्यवर, एक सदस्य द्वारा कहा गया कि ये मिसलीडिंग है कि पुराने कानून में 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे उसमें अपील का प्रोविजन था। अब मैं कहना चाहता हूं 83(9) उसमें अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय का आदेश विरुद्ध, चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती। इसका मतलब अपील का प्रोविजन आपने रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण, उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, और सरकारी अधिसूचना जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, ये हमने तो खैर वक्फ को छेड़खानी नहीं की, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर बदलाव किया है, मगर वक्फ के लिए भी क्या क्या जजमेंट आए। सैयद फजल पुकोया थंगल बनाम भारत संघ
10/11/28 को केरल उच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसका फंक्शनिंग मान्यवर एडमिनिस्ट्रेटिव है। धार्मिक क्रियाकलापों को तो वक्फ ने करना है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चैरिटी का काम, वो वक्फ बोर्ड को नहीं करना है भाई। ये केरल हाईकोर्ट ने किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, उसने तो मुतवल्ली तक भी कहा है, मगर हम मुतवल्ली तो जो धर्म का है वही रखेंगे। मान्यवर, इन्होंने कहा एक मुतवल्ली के कर्तव्य विशुद्ध रूप से धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है, मगर हम मुतवल्ली को छू नहीं रहे। मान्यवर ये कह रहे थे, मान्यवर ये कह रहे थे कि मान्यवर ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। मान्यवर मान्यवर 2013 में अन्यायी कानून आया। भाई करने थोड़ा शांत हो जाएंगे, ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण मान्यवर भाई बैठ जाओ मान्यवर बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में जे वो भी रिपीट होने वाले हैं। मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। मान्यवर 1913 से लेकर 2013 तक 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड का कुल एकड़ में भूमि सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ था। मेरी विनंती है सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया, और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद है। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है मान्यवर। और लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 थी और 25 में रिकॉर्ड के हिसाब से, हो सकता है गलत भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से शून्य हो गई। तो मान्यवर संपत्तियां कहां गई? मान्यवर बेच दी गई। किसकी संपत्ति से, किसकी परमिशन से बेचा? मान्यवर मैंने पहले ही कह दिया कि केरल और देश भर के कैथोलिक बिशप काउंसिल, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कैथोलिक कांग्रेस केरला, भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा, केरल चर्चों की संयुक्त परिषद, कैथोलिक कांग्रेस केरला, ये सब ने इस बिल का समर्थन करा है और कहा है अन्यायी 2013 का सुधार। हम अकेले नहीं कह रहे मान्यवर। और मान्यवर इसी एक्ट में हमने एक
एक बात कही कि जो योगदान था वक्फ बोर्ड का वो 7% से घटाकर 5% कर दिया। मान्यवर, अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं जिसका विरोध कर रहे हैं या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो ये कहां जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं। मान्यवर, ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर, किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। मान्यवर, पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। आदिवासी भाइयों की शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो जमीन है वो सुरक्षित हो जाएगी। निजी संपत्ति जो आम नागरिकों की है वो भी सुरक्षित हो जाएगी। और वक्फ करने के लिए स्वामित्व को दान तो साहब अपनी संपत्ति का ही कर सकते हैं, गांव की संपत्ति का दान नहीं कर सकते। तो वक्फ निजी संपत्ति से ही स्वामित्व के बगैर नहीं हो पाएगा। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना की प्रक्रिया को दाखिल किया गया है। वक्फ बोर्ड की वक्फ की जो संपत्ति घोषित करने की अधिकार थे उसको समाप्त कर दिए। कलेक्टर से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा और नए वक्फ पारदर्शी तरीके से पंजीकृत भी करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई संस्था नहीं चल सकती। और मुस्लिम ट्रस्ट अब तक के जो है उसको हमने इस जो माफ करना, कई सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो वक्फ के कानून को अंदर दायरे में आना नहीं चाहते। मुझे मिले थे वोरा समाज वाले, वोरा समाज है, अहमदिया है, कई सारे ऐसे समुदाय हैं, सिया भी है, पसमंदाओं के भी कुछ ट्रस्ट हैं। वो सभी को मैं एक आनंद का समाचार देना चाहता हूं, अब मुसलमान भी ट्रस्ट एक्ट के अंदर अपना ट्रस्ट रजिस्टर करा सकता है। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो वक्फ के कानून में भी जाए, चैरिटी कमिश्नर एक्ट के तहत वो करने वाला है। मान्यवर, भूमि के रिकॉर्ड का कार्यालय होगा, समाचार पत्र और क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी एडवर्टाइज दी जाएगी। ढेर सारे प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किए हैं। महिला, सिया, पसमंदा, वोरा, अहमदिया, उनका हमने समावेश किया ही है। और उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था, मान्यवर एक फैशन हो गई, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का सरकार। मान्यवर,
इनको मान्यवर ना पिछड़ों की चिंता है ना मुसलमानों की। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर मान्यवर, अंत में मैं किरण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अभ्यास कर सारे दूषणों को निकालकर वक्फ कानून को शुद्ध, पारदर्शी और उद्देश्यों को समर्पित बनाने का काम रिज्जू साहब लेकर आए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। ईटी मोहम्मद बशीर, आप कुछ बोलना चाहते थे? छोड़िए, गृह मंत्री जी ने विषय रख दिया। मेरा नाम सर माननीय वेणुगोपाल जी ने लिया था और सर मैंने बड़ा स्पष्टता से सर क्या किया था। ईटी मोहम्मद बशीर बाद में कर रहे हैं। ईटी मोहम्मद बशीर छोड़िए। ईटी मोहम्मद बशीर, ईटी मोहम्मद बशीर। Sir, thank you very much. Honorable Prime Minister has committed a speech, lengthy speech, claiming as he is the savior of the minorities. He was announcing certain things and pretend themselves as the champion of the minorities. I would like to say that is the biggest tamasha of 2025. There has no iota of truth in it. It is his government. They tortured the minorities in India, physically, mentally, socially, and economically. They did that much of injustice to the minorities. If we claim that his government is doing goodness for the government, it is false. They are planning to do further injustice to the Muslims. That's a classical example as far as this legislation is concerned. Sir, coming to the crux of the bill, I don't want to take much of the time. Sir, JPC and after that bill 2024. Previously we have seen other JPC 2013 report was come. What exactly is that, sir? There was deliberation, threadbare deliberation, very effective kind of discussions. Finally, sir, that 2013 amendment was unanimously passed. That is the record. But what happened in this case? What happened? Dramatic kind of thing took place in this. I don't want to say much things in this. Now, all the powers of the Postal Board and things like that is vested with the government. What is the idea behind it? That's only one thing. They have to make this as a low-hanging fruit so that they can take and eat it away according to their liking. That is the thing which is going to happen. Sir, this legislation is a regressive one. There is no doubt about that. As he said, the bill removed Waqf Board's power to inquire and determine whether the property is that of Waqf or not. I request all the members to kindly be seated. That will be decided by the collector. I request everybody to be seated, officers. please. Wait 1 second, Yes, sir. I request everybody to kindly be seated. No. Please be seated. Please be seated. It's not in order. I am telling them. Sir, house Sir, is please not be in order. seated. How can we speak? Sir जी, please be seated. आप बैठ जाइएगा वहाँ पे. Please be seated. आप बैठ जाइएगा. Here also. How can we speak, sir? Then only I'll be able to speak. Our time Okay, is sir. our Please time. go ahead. But, Sir, how can we Please speak? go ahead, sir. How can we speak?
Sir, so all these powers vested with the work board and tribunal and survey, all these have been shifted to officers. So they are going to resume. It means that they are undermining all these statutory bodies and things like that. This shows that the government wants to ruin its identity. Sir, coming to the other points, that Muslim representation, as far as laws are concerned, different laws are there, different institutions are there, trusts are there. What exactly this kind of provision is not there. All these institutions are governed, particular institutions are governed by the concerned religion. That is a fact. Mr. Venu was explaining all the development in that sector also. Now what is happening? There are many examples, sir. I don't want to say much about this. So that is one point. The second thing is that this kind of actions, there was an law in the Parent Act, there was a provision. What was that provision? You have to hear it. As per section 104 of the Parent Act, what was that? There was a specification in that this portion of present act was meant to secularism and communal harmony, because that was giving entry to another community in the donation for the Waqf. That was a beautiful clause. That was a signal. That was a signal of communal harmony in this country. That is the fact, sir. Now here what you are doing is, sir, you are having two types of legislation. This BJP is having two types of legislation. One legislation is religious based one. The other one is religiously biased one. This amendment is second category, sir. That is the then that other things. I don't want to narrate everything. I just started, sir. It was noisy here. Sir, our time was lost. Chief Executive, they are now insisting that Chief Executive of the institution should not be Muslims, need not be Muslims. What is this? If he is holding that, he know what exactly the subject. Not only that, this kind of this you can see whether this kind of changes are there in all the other institutions. We can very well know that this kind of thing is not there. I will quote some example to you. That is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh Kashi Temple. Kashi Temple, no sir, I have not just started. It was noisy here. Our time was lost, sir. In Kashi Temple, sir, in Kashi Temple, section 3 says, no person shall, unless he is a Hindu by religion, be eligible for being continuing as a member of the board or executive committee or chief executive officer or any other post. All the posts. Kashi Temple Act says it should be for Hindu belief kind of post. So, but here what is special? So you want to capture the things in order to facilitate for capturing the things. Thank you, sir. You want to make, sir, I want to complete some more points. Sir, we are 3-member party, sir. We want some more time, sir. So this shows that this government is having an ulterior motive in bringing this legislation. That is why we are opposing to that. Dr. Rajkumar Sangwan, sir. Sir, I will complete. Now they are not minister, our minister for minority. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वक्फ संशोधन आप बोलिए। बिल का समर्थन करने के लिए सदन में खड़ा हूं। Okay, sir. Please conclude in 15 seconds, please. आप बैठिए। Minority Affairs Minister, he told this morning, what is that? He told Waqf property is that of nation. He said the worship place, of course, we agree. The other place is whose? That is new claim. This to be discussed in threadbare. He says that the other property is that of who? That of the nation. That is the agenda. It's not a small thing, sir. It is to be treated very seriously. Dr. So I Rajkumar say Sangwan that this kind of utterance should provoke the situation. Yes, please. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
मैं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए आपके माध्यम से सामान्य सदन के समक्ष अपने विचार रख रहा हूं। महोदय, यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों में मुस्लिम महिलाओं को शामिल कर धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार यह बिल नकारात्मक नहीं है, बल्कि सकारात्मक कदम है। इस बिल के द्वारा उन लोगों को अधिकार मिलेगा जिन्हें वक्फ संबंधी अपने मामलों में अधिकार नहीं मिल पाता था। महोदय, इस बिल के द्वारा वक्फ अल औलाद के संबंध में सुनिश्चित किया गया है कि मुस्लिम महिला के विरासत का अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की दान की हुई संपत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आती है तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ संपत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर एवं कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। एक अनुमान के अनुसार इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। अतः इस विशाल राशि का न्यायपूर्ण तरीके से कुशल प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, जिसकी व्यवस्था इस बिल के माध्यम से की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल सेंट्रल वक्फ काउंसिल को अधिक समावेशी स्वरूप प्रदान करता है। इसके द्वारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों को में 2 मुस्लिम महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान हमारी मुस्लिम बहनों के प्रति हमारी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। हमारी बहनें अब वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार दान की हुई संपत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आ जाती है तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ संपत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता है। महोदय, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी समुदायों को समान अधिकार प्राप्त है। वक्फ संपत्तियां वर्षों से मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्यों के लिए एक मजबूत आधार रही है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ दशकों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, अनाधिकृत कब्जे और भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आई हैं। यह विधेयक इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है। आदरणीय महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो अभी वक्फ विधेयक पर लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, वक्फ मुस्लिम समाज के उत्थान और तरक्की के लिए बनाया गया एक बेहतरीन इदारा है, परंतु विडंबना यह है कि यहाँ बड़े ओहदों पर बैठे और इसको चलाने वाले इसी समाज के लोग वक्फ के उत्थान और तरक्की के लिए काम न करके अपने व्यक्तिगत तथा अपने परिवार के लिए हित साधने में लगे हुए हैं। अगर समीक्षा की जाए तो जिन वक्फ पर सरकारी कंट्रोलर हैं वह वक्फ बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके विपरीत जिन वक्फ पर इसी समाज के लोग जैसे चेयरमैन, मुतवल्ली तथा अन्य पद पर आसीन है, वहां वक्फ में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर शिकायतें मिलती हैं कि चेयरमैन वक्फ की मुतवल्ली मोटी रकम वसूल कर बनाता है, वक्फ की बहुत कीमती जमीनों को अध्यक्ष मुतवल्ली द्वारा घूस लेकर बहुत कम किराए पर लीज पर दिया जाता है। मैंने बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, जो मेरे देखने में आया है, बड़े बड़े शहरों में जो बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान थे, आज वहां पर आलीशान बिल्डिंग बन गई। मुतवल्ली और चेयरमैन बोर्ड के उन्होंने मिलकर जो भूमाफिया है, भूमाफिया के साथ मिलकर बड़ी बड़ी कॉलोनियां विकसित कर दी। जो उससे धन अर्जित किया है वो पैसा कहाँ गया? जो गरीब मुस्लिम समाज में जो उनकी जो बेटियां हैं, गरीब बेटियां जिनकी शादियों में पैसा लगना चाहिए था, जो गरीब बच्चे जिनकी शिक्षा पैसा लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त जिन्होंने, जो मुतवल्ली हैं और जो चेयरमैन रहे बोर्ड के, जिन्होंने कब्रिस्तानों को बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील किया है, जो उन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित की है, उसके भ्रष्टाचार की जांच कराकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आदरणीय महोदय, अंत में मैं 2 मिनट करेंगे। सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना है। आदरणीय महोदय, अंत में मैं सदन से आग्रह करता हूं
कि सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस संशोधन बिल के विधेयक का समर्थन करें। आदरणीय महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर मोहम्मद जावेद। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई स्टैंड टू अपोज द वर्क अमेंडमेंट बिल 2024। यह एक प्लान सिस्टमैटिक अटैक जिसका मकसद हमारी वक्फ इंस्टीट्यूशन को सरकारी कंट्रोल में लाना, मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पॉलिटिकल कब्जा जमाना और हमारी विरासत को तोड़ना है। सर, हम सब जानते हैं कि वक्फ गरीब से गरीब जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए, और ख़ास करके बेवा, अनाथ और जो बीमार हैं, जो एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी है, उनको केटर करना है। लेकिन मुझे अफसोस है सर कि ये सरकार वो ज़मीन हमसे कब्जा लेना चाहती है, और अफसोस की बात यह है कि आज जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी ऐसे पार्टी उनका साथ दे रही है। सर, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को हमसे छीनना चाहती है और ऐसे ऐसे क्लॉज का बदलाव कर रही है जिससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होगा। जहां चाहेंगे वहां फसाद करवाएंगे वो। इसके अलावा लीगल केसेस इतने लंबे लंबे चलेंगे कि हिंदुस्तान की आधी आबादी कोर्ट्स में मिलेगी। सर, ये वक्फ का जो है रिलीजियस एक्ट अंडर इस्लामिक लॉ है, which is protected by a constitution, particularly by Article 25 and 26 of the Constitution. The JPC's failure to conduct a proper clause-by-clause discussion and its refusal to provide essential documents raise serious concern. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बिल को स्क्रैप कर दिया जाए और फिर से अगर सही नीयत है इसको सुधार करने की तो इस पे विचार सब मुसलमान साथियों से लें। ये जीपीसी एक मौकरी था सर। 25 मीटिंग्स हुई जिसमें से लगभग 300 ऑर्गेनाइजेशन और 3000 लोगों को बुलाया गया। 120 घंटे की चर्चा हुई। अगर आप लोगों में बांटे तो 10 से 15 सेकंड मिला। बहुत लोगों को बुलाया गया जिससे बात तक नहीं हो पाई। 22 तारीख को आखिरी हमारा लखनऊ में था, वहां पे चर्चा हुई और चर्चा में ये कहा गया कि आप 10 दिन 15 दिन में आप जवाब दीजिए, लेकिन 2 दिन के बाद यहां पे आखिरी मीटिंग हुई। क्लॉज बाय क्लॉज हमें चर्चा करनी थी, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है सर, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है किसी तरह, जब से आई है मुसलमानों को टारगेट कर रही है, चाहे सीएए कानून हो, चाहे ऑनगोइंग अटैक प्लेसेस ऑफ वर्क एक्ट 1991 के खिलाफ हो, ट्रिपल तलाक हो, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को डिसकंटिन्यू किया हो, नया उड़ान स्कीम को डिसकंटिन्यू किया हो, मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 72% से घटा दिया हो, स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग मॉडर्न एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया हो। एएमयू किशनगंज जो 15-12 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कई मर्तबा नीतीश जी को, कई मर्तबा यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, जितने अफसरान है सबको मिला, लेकिन आज तक फंड नहीं मिला। ये मुसलमानों के खिलाफ ये राजनीति करते हैं, हमारा जो हक है नहीं देते। सर, ये this bill will keep society in a state of permanent polarization. Dilution of work bodies, work council, work board, works tribunals, limitation act will result in extended legal conflicts anywhere, anytime, anywhere the government wants. Sir, ये मुसलमान कौम को उसका हक छीन के डराना चाहती है। अंग्रेजी में कहावत है, मैं पढ़ना चाहता हूं, Fear is dangerous. It sparks violence much faster than anger. मेरी दरखास्त है कि हिंदुस्तान के लोगों में आपस में लड़ाना छोड़ दें। जो अंग्रेजों से आपने सबक ली उसको आप भूल जाएं। हिंदुस्तान बदल चुका है, अब आपस में हम नहीं लड़ने वाले। सर, मेरे नेता राहुल जी और हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी ने
लगातार सवाल उठाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है। ये जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, राइट टू एस्टैब्लिश मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 26, ये सब का वायलेशन है और ये कर रही है। इसको रोकना हमारा फर्ज है सर। टुडे ये मुस्लिम को टारगेट करेंगे, कर रहे हैं। कल हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, बुद्धिस्ट को और जैन्स को, सिखों को इस पे भी बारी आएगी। और आखिर में क्या होगा, वो जो जब इनका लूट जाएगा जमीन लूट लेंगे, तब हमारे हिंदू भाइयों तक आएंगे। तो इससे पहले कि आगे तक जाए, इनको रोकना हमारा फर्ज है। फोर्स नैरेटिव किया जा रहा है। हमारे आदरणीय ये मंत्री हैं यहाँ पे, इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के तहत ये लोगों में बताया जा रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बता देता है। सर, इन्हीं के गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक 24 में 909 वक्फ प्रॉपर्टीज आर इलीगली एनक्रोच्ड, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा 16,931 हो गया। ये 16,000 कैसे घट गया? ये जमीनें कहां गई? इसका जवाब देना होगा माननीय मंत्री को। सर, ये कहते हैं कि कोई भी वक्फ की जमीन घोषित कर देगा, पार्लियामेंट पे घोषित कर देगा। सर, मैं सलाम करता हूं यहां जब स्पीकर साहब आते हैं, लेकिन मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया। इसमें लिखा हुआ है टू डिक्लेयर अ वक्फ प्रॉपर्टी, सर्वे बाय सर्वे कमिश्नर इज इंपॉर्टेंट, इज एन मस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्वे कमिश्नर नॉन मुस्लिम होता है। उसके बाद क्या होता है? रिव्यू बाय वक्फ बोर्ड, उसके बाद फिर गजेट नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट। पिछले 10-11 सालों में 75% गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान में वो बीजेपी या उसके अलायंस के हैं। उसके बाद भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। लेकिन ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये फॉलो नहीं करते। तो कौन जिम्मेवार है अगर फॉलो नहीं करते? वो खुद जिम्मेदार है। मिनिस्टर साहब ने 2 लाइन की कविता पढ़ी, मैंने ठीक से सुना ने हवा का रुख के बारे में कहा। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं इनको कि आज अगर हवा इनके साथ है तो कल इसके खिलाफ भी होगा। सर, मुझे अफसोस है कि आदरणीय होम मंत्री यहाँ पे जो तकरीर कर रहे थे, जो उसमें जो घमंड उनसे दिख रहा था, वो भूल जाते हैं कि जो आज साहिब मसनद है वो कल ना होंगे, और वो कल जल्द ही आने वाला है जो उनकी मसनद छिन जाएगी उनसे। सर, मिनिस्टर साहब ने आज सुबह ही कहा था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये 1995 के बिल में है, और मैंने इंटरनेट में देखा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 लेडी मेंबर्स हैं, दराक्षान अंद्राबी, मुनव्वरी बेगम। फिर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में हमने देखा, वहां भी मिसेस साहिबा अहमद थी और तबस्सुम खान साहिबा थी। सर, जो मोस्ट डेंजरस है, और इससे इसकी साफ नीयत पता चलती है सीईओ को लेके। अब इनका मंशा है कि सीईओ नॉन मुस्लिम होगा। क्लॉज 14 सेक्शन 220A, चेयरमैन of work board under section 220A of the Work Act 90 through a vote non-confidence ensure the democratic process। उसको हटाया जा सकता था, लेकिन वो हटाने का प्रोविजन अब हटा दिया। क्लॉज 15 सेक्शन 23, CEO अगेंस्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और आप देखेंगे सर, यूपी काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट, उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट, ये जितने हैं, इसका जो भी मेंबर होगा, जो भी सीईओ होगा, वो हिंदू समाज से होगा। तो हमसे क्यों भेदभाव किया जा रहा है? और सबसे खतरनाक ये है सर, क्लॉज नंबर 38 सेक्शन 100,
इसमें है नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट बोर्ड और सीईओ। इसका मतलब यह है कि आप गड़बड़ी कीजिए, आपको कोई नहीं हटा सकता, आपका लीगल प्रोटेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा सर। क्लॉज 26 सेक्शन 52A में पनिशमेंट जो था एनक्रोचर्स के लिए, सर आई हैव गॉट ओनली 8 minutes सर, आई हैव अनदर 3 minutes 4 minutes सर, 2 मिनट सर। पनिशमेंट था नॉन अवेलेबल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, अब क्या कर दिया प्लेन इम्प्रिजनमेंट एंड सजा अप टू 2 years। आप जानते हैं कि अगर सजा 2 साल से 3 साल से कम हो तो अवेलेबल है, उसी वक्त निकल जाता है। तो आदरणीय जो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्रोटेक्शन देंगे, तो प्रोटेक्शन एनक्रोचर्स, सर मेरा 2 मिनट और दीजिए सर। सर ये क्लॉज 40 सेक्शन 104 नॉन मुस्लिम्स को डोनेशन देने का इजाजत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही 1-2 साल के अंदर 2 मुस्लिम हैव डोनेटेड लैंड लीडिंग टू 500-year-old टेम्पल इन कश्मीर। Muslim family in Bihar donated land worth 2.5 crore for Virat Hanuman Mandir। उसी तरह हिंदू सिस्टर्स 2 उत्तराखंड सर उत्तराखंड की 2 बहनों ने 1.5 करोड़ का ईदगाह में दान दिया। हिंदूज इन अयोध्या डोनेटेड टू ग्रेवयार्ड। सर लेट मी इकरा चौधरी जी, माननीय श्री सर ये सरकार हिंदू विरोधी नहीं, ये पुअर विरोधी है और ये हिंदुस्तान के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप लिख लीजिए। सुश्री इकरा चौधरी जी प्लीज आप बोलिएगा। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है।
सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं, और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा रहा है। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया? सर आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है? इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी मैं जिहड़ा वकफ अमेंडमेंट बिल है ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ सदन के अंदर भी बड़े सारे मैंबर ने जिक्र किया कि जेड़े मानयोग गृह मंत्री जी कह रहे बहुत संजीदा मुसलमानों प्रति बहुत हमदर्द हाँ, तो उस पार्टी का अज एक भी मैंबर मुसलमान नहीं। तो यूपी जेड़ा देश का सब तो वड्डा सूबा है, सब तो ज़्यादा MLA है। सभापति जी ये मुसलमानों की हमदर्द सरकार का एक भी MLA मुस्लिम नहीं, तो कह रहे जी असीं मुसलमानों के बहुत हमदर्द हाँ। ये सभापति जी सिद्धम सिद्धा कला मुसलमान भाईचारे ते नहीं, ये जिहड़ा देश का संविधान है उहदे ते हमला है। जिहड़ा आर्टिकल 26 है जिहदे च यह है कि तुसीं अपनी संस्था बना भी सकते हो ते उहनूं चलाउण दा हक भी उसे भाईचारे दे जिहड़े लोकां ते है उहदे ते भी हमला है। ये अज एक रास्ता जिहड़ा माइनॉरिटीज़ दे धर्मां ते
ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਜੀਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵਕਫ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਓਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 70% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਦੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 355 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵਕਫ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। माननीय श्री विजय कुमार हंसदाग जी। माइक सर। धन्यवाद चेयरमैन सर, मुझे बोलने का मौका दिया वक्फ बोर्ड के इशू पे अपने पार्टी जेएमएम के तरफ से। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कानूनी दावपेच पे बड़े सभी लोगों ने बिंदुवार बातों को रखा है, मैं उन सभी चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो सरकार ये कह रही है उनके क्या मंशा है उसको थोड़ा सा मैं दर्शाना चाहता हूं कि किसी समाज के लोग वो किस तरह से अपने जमीन को या किस तरह से दान करें, किस तरह से धर्म का काम करें, अब उस पर भी इस देश में जो है डायरेक्शन दिया जाएगा। अगर लैंड इशू सेक्युलर है और जो भी लैंड है वो इंडिया का है, ये बात हमें भी समझ में आती है, चाहे वो सरकारी जमीन हो, गैर सरकारी जमीन हो, किसी की भी जमीन हो, सब भारत देश के अंदर ही आते हैं। लेकिन भारत देश के अंदर चाइना इतना अंदर घुसे चला जा रहा है, इतना सारा आपका जाकर के वहां पे बिल्डिंग्स बन रही है, आर्टरी वो लोग ला रहे हैं, उस पे जो है ये लोग कहीं बोलने नहीं जाएंगे। यूएसए में जाकर के हमारे जो नेता हैं जिस तरह से हमारे देश और सम्मान को जो है वहां पे कहिए कि एक तरह से बेइज्जत करके आ गए। जो सीना ठोक के बात हो रही थी ना, सीना ठोक के बात वहां होनी चाहिए थी। अगर सही तौर पे यहां अपने देश के माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरह से दबाव और दबिश ये आप दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे नहीं तो सनम, आप किसी के भी सनम रहने लायक नहीं रहोगे। और
जहां पे इन्हें बोलनी चाहिए थी वहां बोल के नहीं आए, और जो देश की स्थिति वहां पे इन्होंने दिखाई, हम बहुत कमजोर दिखे। और लगातार जिस तरह से कोशिश हो रही है, आज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ये प्रयास कर रहे हैं, आगे किसी और पे भी होगा, बाद बाकी लोगों पे भी होगा। और जितने भी देश के विजिट्स हुए और इनके उद्योगपति दोस्तों को जितने भी आपके जाके ठेके पट्टे मिले, इस पे एक ही बात कहा जा सकता है कि नेशन फर्स्ट कभी इनका एजेंडा नहीं रहा है, फ्रेंड फर्स्ट रहा है। और चाहे वो रेलवे रहे, चाहे वो आपका जाके आर्मी की जमीन रहे, और आज वक्फ बोर्ड का जो ये कानून में बदलाव हो रहा है, ये भी उसी दिशा की ओर ही जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अपहोल्ड करने की बात, महिलाओं की बात, बच्चों की बात की जा रही थी। मणिपुर की जो स्थिति रही देश के अंदर ही महीनों, वहां पे कहां पे ये महिलाओं को बचाने गए, कहां बच्चों को बचाने के लिए गए? सिर्फ यहां पे घंटों भाषण देने से थोड़े ना हो जाता है। जो स्थिति मणिपुर के अंदर, देश के बाहर की तो छोड़िए, देश के अंदर की स्थिति थी वो, और वहां की जो स्थिति रही, उसको हम लोग भली भांति देखे कि वहां पे किस तरह से लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। शुगर कोटिंग करने से कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन अपलिफ्टमेंट, बच्चों की सुरक्षा, अनाथों की सुरक्षा, इन सब बातों से इनका कोई सरोकार नहीं है। सर, मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी रिलीजन यहां इस देश में फॉलो करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अधिकार मिला हुआ है कि हम धर्म करें, कर्म करें, डोनेट करें,